नहीं थी वो 25 साल 26 साल 27 साल की थी वो। जेनजी किसको कहते हैं? एक मिनट मेरी बात हो जानी थी पूरे। जेनजी किसको कहते हैं? आप युवाओं की बात कर रहे हैं ना? जेनजी हाँ युवाओं की है ना? नहीं, इसको संबंधित समझिए किसे तो। जो करते हो आग लगवाने के बोले लिए बोले बोले अरे गांधी नेपाल जैसा करना चाहते हैं हमसे नहीं वो। बोला, काहे चिल्ला रहे हो जनरेटर? चुप हो नागर जाओ। जी। मैंने कहा मैंने अरे डिबेट करना सीख लो। वाह, सिखा कौन रहा है? रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा एक दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया सिखाएंगे। मेरी बात अनुराग भदौरिया 2.5 महीने के बाद जब से फिर वापस डिबेट में आना शुरू किए हैं, उसके बाद उनमें थोड़ा परिवर्तन आया है। हालांकि शुक्रवार के कार्यक्रम में वो अभी भी हरा कुर्ता अपना पहन करके नहीं आते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन यह आया है कि अब वो भाजपा के प्रवक्ताओं को डिबेट करना सिखा रहे हैं। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अनुराग भदौरिया किसी को सिखा रहे हैं डिबेट में किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से बैठा जाता है। खैर, ये तो अनुराग भदौरिया की बात है। डिबेट का मुख्य विषय था राहुल गांधी ने जो जैन जी को आह्वान किया है देश की जनता को संविधान की रक्षा करने के लिए। तो आज का कार्यक्रम शुक्रवार का कार्यक्रम था ऑडियंस के बीच में। तो ऑडियंस ने जो सवाल किए, और सवाल किनसे किए? भाजपा से नहीं किए, कांग्रेस के प्रवक्ता से किए। और आज का मैं ऑडियंस का एक भी प्रश्न काटा नहीं हूँ, टोटल का टोटल दिखाया हूँ, और एक भी प्रश्न भाजपा से नहीं किया गया। सारे के सारे प्रश्न या तो अनुराग भदौरिया से थे या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता से थे। क्या उनके सवाल थे? चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। क्या जेनजी साफ दिख नहीं रहा है? इससे पहले तो जेनजी जैसा शब्द बहुत इस्तेमाल होता नहीं था देश में। जेनजी नेपाल से प्रेरित है, और नेपाल में जो परिस्थिति हुई, जिस तरह से राष्ट्रीय धरोहरों को वहां जलाया गया, ऐसी स्थिति तो नहीं चाहेंगे ना आप लोग? आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि युवा देख रहा है। युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो तो युवा तो अपनी आवाज उठाएगा ही। उसके लिए आप इतने चिंतित क्यों होते हो? और आवाज अपना लोकतांत्रिक तरीके से उठाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। आप आईआईटी में 2013 में 90,000 फीस होती है, और 2025 में उसमें वहाँ 2 लाख फीस हो जाएगी, तो युवा अपनी आवाज नहीं बोलेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेते थे 2013 में, तो फीस होती थी 15,000, आज 25,000 होगी, तो युवा अपनी आवाज नहीं उठाएगा? आप पटना की सड़क पे दरोगा की भर्ती होती है, युवा अपना रोजगार मांगने जाता है, आप लाठियों से स्वागत करते हो, तो युवा आवाज नहीं उठाएगा? युवा जब अपना रोजगार मांगता है तो आप उसको लाठियों से नहीं, सिर्फ पटना में नहीं, लखनऊ में, प्रयागराज में, जब भी अपनी आवाज उठाएगा आप उसको लाठियों स्वागत करते हो। ये बात करें युवाओं की, क्या वो 26 बहनें हमारी विधवा युवा नहीं थी? वो 25 साल 26 साल 27 साल की थी वो। जेनजी किसको कहते हैं? मेरी बात हो जानी थी पूरे। जेनजी किसको कहते हैं? आप युवाओं की बात कर रहे हैं ना? जेनजी हाँ, युवाओं की है ना? नहीं, इसको संबंधित समझिए किसे? तो। जो वो लोग जेनजी किसको कहते वो हैं? लोग जो युवा हैं, परेशान हैं। सुनिए, मेरी बात होने दीजिए। आप उसको तोड़ेंगे मुड़ेंगे, मैं जानता हूँ। आप नेपाल से हर चीज को जोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ, जेनजी राहुल जी ने लिखा है। जेनजी किसको कहते हैं? जो जनरेशन है, जो परेशान है, जिसको अपना एक मिनट अजय जी बताएंगे, एक सेकंड। जेनजी किसको कहते हैं? परेशान है वो जेनजी है। पहले समझे तो जेनजी को एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो जनरेशन परेशान है वो जेनजी है। वाह, आर यू प्रॉमिस? मुझे आपको जेनजी नहीं पता? जयंती पे बोल रहा हूँ, जयंती पे बोल रहा हूँ, जयंती पे। नहीं, वो जेनजी पीड़ित किसको लोग, कहते हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो पीड़ित लोग जो नई जनरेशन में जिन्हें पीड़ित मौका लोग। नहीं मिल रहा है, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जो लोग उनके अधिकार को छीन रहे हैं, समाजवादी पार्टी। तुम राहुल गांधी जेनजी किसको कहते हैं? उसको जानते हो क्या? राहुल गांधी जो नेपाल से 1997 से 2010 की जो पैदाइश उसके साथ खड़े हो तो है। 1997 से 2001, मेरी बात हो जाने दो भाई। राहुल गांधी जी की समर्थन करते हो आग लगवाने के लिए। राहुल गांधी नेपाल जैसा करना चाहते हैं हमसे वो। काहे चिल्ला रहे हो जनरेटर? नागर जी। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा युवा, अब आप उसका डेफिनेशन लेना चाहते हैं। अरे मलूक जी, रुकिए एक बार, प्लीज बोलिए। मैंने कहा 1997 से या 96 से जिनका जन्म हुआ, 2010 12 नहीं 97 to 2012। अरे ठीक है, 12 मैंने बोला, तो अब आप उसमें एकदम ही उस पे आ गए क्या? मैंने बोला 2012, तो उसमें जिनकी पैदाइश हुई, मतलब युवा है। युवा अपना अधिकार मांग रहा है। अगर युवा अपना अधिकार मांग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने अभी छेड़ी, परिवारवाद की बात इन्होंने छेड़ी। युवा देख रहा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, वही भ्रष्टाचारी जिनको एनसीपी के नेता, जिनको देख रहा है, कांग्रेस नेता को पूरा करने दीजिए प्लीज। उससे बात करने को बोला, मैंने इसके बीच में बोला क्या? गजब है यार, आपको देश की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, इनसे पूछे इन लोगों को। डिबेट करना सीख लो।
वाह, सिखा कौन रहा है? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया सिखाएंगे। मेरी बात बात सुनिए, लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है। मेरी बात मैं इस बदलाव के लिए एक बार ताली बजवाना चाहती हूँ आपसे। सबसे ज्यादा बचता है। बहुत अभी तक अच्छा मेरी बदलाव। बात नहीं हो पा रही है। स्वागत। मैंने बोला इस देश के अंदर में जब युवा परेशान है, आप देखो इंडेक्स कहां पहुंच गया, हैप्पी इंडेक्स 147 से 118 पे हम 147 में 118। बताइए, ये देश की हालत है। और आपसे जब पूछा जाता है युवाओं के बारे में तो हम तो यही कहेंगे ना, युवा तो कितना अच्छा है, ना चोरी करता है, ना डकैती करता है, ना तस्करी करता है, फिर भी शर्मिंदा है। का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं भी यही बोलती थी हर बार जब आप नॉन स्टॉप बोलते थे। क्या मलूक जी बंद कीजिए। क्या है, मैं माइक एक ले लूंगी सीट आकर। नहीं है। इसमें अरे मलूक जी, बोला मैं ही माइक ले बीच में- लूंगी। मैं प्लीज, बीच में बोला क्या किसी अरे लेकिन उस हैप्पीनेस इंडेक्स में जिसका आप हवाला दे रहे हैं, एक सेकंड आगे बज रहा हूं प्लीज बस। प्लीज, जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें नेपाल हमसे ऊपर था। अरे मुझे बोलने दीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो बोलने के पहले आप वो जो वहाँ चेले कितना बुलाए हुए हैं हैप्पीनेस जो- दिखा आपको अभी आंदोलन अरे में? बोलने तो दीजिए। अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं सबने अपना अपना बोला, मैं बोल एक रहा हूँ, सवाल आप पूछ टोक रहे, लेती हो वो ना, टोक रहे, आजकल आप कमाल है नाराज हो भाई। जाते हैं। भाई, गजब क्या परिवर्तन जब आ मेरी गया बात है। होने पूरी दीजिए। कीजिए, पूरी कीजिए, मैंने फिर कहा मैं युवा जवाब- युवा युवा अरे चुप रहो ना, मैं बात दे अंजना जी ऐसे पूरा कैसे होगा? कीजिए, पूरा कीजिए। खत्म देखिए- नहीं हो रहा, आपका भाषण नहीं है सर। नहीं भाषण नहीं, हाँ, मैं जवाब बोलना दीजिए। चाह रहा हूँ ना। नहीं, रुकिए, मैंने रुकिए, कहा था रुकिए, युवा रुकिए। ना चोरी करता है, ना डकैती करता है, ना तस्करी करता है, फिर भी शर्मिंदा है क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। ये जिम्मेदारी इनकी थी उनको रोजगार देने की, उस पे दे नहीं रहे, देना नहीं चाहते उसको। और कुछ- हम लोग को कुछ किसमें नहीं भटका करता रहे हैं, है। दुनिया की बातें करके। ये लोग बहुत अगर मेहनत किसी ने- करते हैं भाई, हैं? बहुत मेहनत करते हैं सब बच्चे। अरे मेहनत करते हैं लेकिन उनको रोजगार मिलना चाहिए अब ना। वो बोलिए ना, कुछ तो वही नहीं तो करता, बोला। आपने बोल फिर भी दिया। खाली है वो, क्यों नहीं रोजगार? उनको लाठी मिल रही है और क्या मिल रहा है? 2-3 सवाल। ठीक है, युवा पढ़ाई तो कर रहा है पर उनके लिए नौकरी क्यों नहीं आ रही है? नौकरी नहीं मिल रही उनको। सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, अगर युवाओं के लिए नौकरी है, युवाओं के लिए फीस हाइक है, तो फिर क्यों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने देश विभाजन किया? उनकी वंशवाद की नीति ने जो उनके पूर्वज रहे, उन्होंने क्यों भारत का विभाजन किया? अजय उपाध्याय जी दीजिएगा। आइए आइए, आप आइए। महोदय, मेरा सवाल है कि चुनाव के टाइम में ही क्यों चेंजी की याद आती है? आप नियमित रूप से भी काम कर रहे हैं। चेंजी नेपाल में हुआ ना अभी। राहुल गांधी जी ने इतनी यात्राएं की, उसके बाद वो जमीन से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा के लेके आ पा रहे हैं? उनको हमेशा वोट चोरी, जेंजी ऐसे मुद्दे क्यों बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश की अच्छे के लिए। मैम, मेरा सवाल एक कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो कह रहे थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के योग्य युवाओं को जो डेवलपमेंट वो डिजर्व करते थे वो नहीं दी और परिवारवाद किया, तो सबसे पहले तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके जलेंगे। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न था कि मतलब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जैन जी का आह्वान कर रहे थे, मतलब उनसे पूछना चाह रहे थे। लेकिन अगर यही जैन जी उस टाइम पे जब देश को आपातकाल के काले अध्याय में झोंक दिया गया था, उस टाइम पे अगर आह्वान किया जाता तो जो इनके मंसूबे थे मतलब सत्ता को चलाने के, तो क्या मंसूबे पूरे हो पाते? और मेरा प्रश्न है अनुराग भदौरिया जी से कि मतलब इन्होंने कहा कि देश में मतलब जल्दी कर लो, देश में युवा पांचों से तो नहीं पूछोगे? नहीं, देश में मतलब युवा सड़कों पर आ गए थे। तो मैं इनको याद दिला दूं कि मुजफ्फरनगर दंगे की आपको याद होगी, उस टाइम पे आपकी सरकार थी इसमें प्रदेश में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था युवाओं के साथ? आप लोग अपना अपना सवाल याद रखिएगा। अजय जी, भदौरिया जी, दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि देश के युवा आपके साथ है, तो हर 5 साल में चुनाव होती है, अवाम बदल देगी, लेकिन क्या नेपाल के जेनजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये बताइए जरा। ये चाहेंगे आप मत करना, लेकिन जल्दी आओ, दौड़ के आओ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये उठाया सवाल कि वोट चोरी, तो जब उन्होंने जब सामने से मीडिया ने उनसे पूछा कि वोट चोरी है तो आप इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, ये आप लोग कीजिए, मतलब जेएनजी को आगे भेज दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हीट कर दूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है और कांग्रेस से
कि हम उनको ना आर्मी पे भरोसा है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है। कल भी इलेक्शन ड्यूसू में हुआ तो वहाँ पे भी लोग वोट चोरी करके ना बहाना करने लगे, वहाँ पे भी चोरी हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? डूसू इलेक्शन अच्छा, मतलब जनता से ही सवाल पूछने लगे। भदौरिया जी कमाल करते हैं आप। स्टूडेंट यूनियन वो डीयू का छात्र है और ये कभी डीयू तक पहुंचे नहीं और उनसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए। कमाल बात है, वो डीयू का छात्र है और ये कभी तक डीयू की शक्ल नहीं देखी, उनको पूछेंगे। आप जेनजी का आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक सेकंड, क्योंकि उपाध्याय जी से सबसे ज्यादा सवाल है और राहुल गांधी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, मतलब ये बच्चों का ही सवाल है, ये सारे युवा ही हैं। ये तो सब आपकी तरफ धार अपना दिखा रहे हैं। बात तो सही है। जवान साथी ने यहाँ बात की है कि भारत के विभाजन की बात, भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है। नौजवानों को आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है, यही जेएनजी है। जेएनजी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, फिर 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। दूसरी बात, हमारे साथी एक ने कहा कि जैन जी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जैन जी का मतलब है नौजवानों का, जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान हैं। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या इस देश में 1 रुपए, क्या है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के इस सिक्के पे 1000 एकड़ जमीन किसी को दे दी जा रही है। बिहार में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं और ये मोदी जी का मित्र है। कौन है? गौतम अडानी, गामा पहलवान। क्या उस पर जवाब और सवाल नहीं होना चाहिए? ये क्या दिक्कत है इसमें? हम सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके, इस पवित्र संविधान को के दायरे में रह करके सवाल कीजिए। ये सवाल जायज है। आने वाला भविष्य और आने वाला ये देश आपका है। एक बार मैं आग्रह करूंगा राहुल जी पर, राहुल जी के बारे में एक बार मैं आग्रह करूंगा, नेता के बारे में जितने साथी हमारे यहाँ बैठे। अरे भाई 2 सेकंड आपने जवाब, सिर्फ 2 सेकंड प्रोफेसर साहब 2 सेकंड। अरे भाई, आपसे तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाजपा से ये सोचने की बात है, सारा जेनजी आप ही से पूछ रहा है, सारा जेनजी आप ही से पूछ रहा है, क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है। आपने वो भी रोक दिया है और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं। क्या आप चुनाव आयोग को भी जो है आप डिफेंड करने चले जाते हैं। मैं चुनाव आयोग की बात, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, राहुल जी ने कहा, उस पर जवाब बचाना राहुल जी ने कहा, सिर्फ राहुल जी का काम नहीं, इस देश के सभी लोगों का काम है। यदि ये बात कह रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दायित्व बनता है कि ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे? हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। देश के नौजवानों ने उस समय, आपके पुरखों ने, बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, तब देश हम सबका डिमांड करता है, तब देश बचेगा। मैंने 10-15 सेकंड अगर अजय जी को और सुन लिया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। अरे आपातकाल लगाने वाले थे, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जेलों में बंद कर दिया, उस समय ताले लगा दिए, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, जजेस को अंदर कर दिया, और उसके बाद संविधान बदलने वाले कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे थे, जेनजी बैठे, मैं एक और बात कहूंगा, फिर मैं थोड़ा जेनजी पे बोलूंगा। ये अडानी का नाम लिया, देशी बिजनेसमैन का नाम लिया। एक बार मैं आग्रह करूंगा, इनसे पूछिए और जेनजी पूछे, अगर अडानी में इतनी समस्या है तो आपकी सरकार राजस्थान में क्यों सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है? अगर अडानी में समस्या है तो क्यों तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट देती है? ये जेनजी से दोहरी बात नहीं हो सकती, ये 2 तरफ की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अरे अजय जी रुक जाइए। अभी तीसरी समस्या मैं और बताता हूँ। देखिए, अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं। अजय जी, अरे ऐसे नहीं होगा। अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं। अजय जी प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद एक ये समस्या भी रही कि कांग्रेस के लोग ही इतिहास पढ़ाते रहे, इतिहास बनाते रहे, वही किताब छापते रहे और वही हमको बताते रहे कौन ठीक था कौन नहीं। मैं तो बस एक बात कहता हूं अंजना जी, 2014 से पहले 1 लाख से ऊपर देश का युवा सड़कों पे उतरा था। निर्भया से लेकर के करप्शन तक, यूथ अगेंस्ट करप्शन तक, सड़कों पर युवा आंखों में आग लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा था। देश में किसी ने आग फैलाने के लिए कोई पॉलिटिकल दल आगे नहीं आया, वो युवाओं की आवाज थी। इनके मुख्यमंत्री ने तब कह दिया था
निर्भया जैसा तो होता रहता है। शीला दीक्षित जी का कमेंट है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले थे। अरे आप लोगों की सत्ताओं को तो हटाया ही युवाओं ने। आपके बैठे हुए सत्ता की कुर्सी की टांगे युवाओं ने तोड़ी। युवाओं ने कहा कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको परिवारवाद नहीं चाहिए, हमको थोपा हुआ आप लोगों का वो कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चाहिए। हमारे देश के युवा जैन जी, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर क्या बोल रहा है और उसका क्या मतलब है। उसे किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, वो सब समझते हैं। और इसका जवाब आज के इस कार्यक्रम में युवाओं ने दे दिया। जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जैन जी से जो आह्वान किया लोकतंत्र को बचाने के लिए, अब ये लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है या नहीं, ये युवा पूरी तरह जानते हैं और इसका जवाब दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के सभी युवा इसी प्रकार से सोचते हैं। कुछ ऐसे भी युवा हैं हमारे देश में जो राहुल गांधी की बातों को समर्थन करते हैं। और वो लोग कौन है, ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इनके बराबर सोशल मीडिया में पोस्ट आते रहते हैं और वो कौन है एकदम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे जब उसके नाम को आप देखेंगे। उनका नाम क्या है, नाम का मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। आपके भी मोबाइल में, आपके भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके नाम आते होंगे, उनके पोस्ट आते होंगे और जब उनका नाम देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो लोग कौन है जो राहुल गांधी के इस तरह के बयानों का समर्थन करते रहते हैं। खैर ये तो जो भी बात है, देश के युवा काफी समझदार है। लेकिन अक्सर डिबेट में एक बात की अक्सर चर्चा होती है, बेरोजगारी की, और विपक्ष बहुत जोर शोर से इस बात को उठाता रहता है। लेकिन बात है कि आज जो विपक्ष में है, कल वो सत्ता में था, तो हमें यह जानना चाहिए कि जब वो सत्ता में था तब देश में बेरोजगारी की दर कितनी थी और अभी बेरोजगारी की दर क्या है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए मैं उसी का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रख रहा हूँ। यह आंकड़ा हमने लिया है लेबर ब्यूरो और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से। तो चलते हैं सबसे पहले 2004 से लेकर के 2014 तक के लिए। तो 2004 में हमारे देश में बेरोजगारी की दर थी 5.7%। 2005 में 0.1% कम होकर के 5.6 आई और 2006 में भी वही रही 5.6, 2007 में 5.5, फिर 2008 में 5.6, 2009 में 5.7, 2010 में 5.6, 2011 में 5.6, 2012 में 5.7, 2013 में 5.6 और 2014 में जब ये मनमोहन सिंह की आखिरी साल था सरकार में तब 5.5, यानी कि इनका बेरोजगारी का दर 5.5 to 5.7 रहा। जब तक ये सत्ता में रहे, जब तक इनका कार्यकाल रहा, तब तक 5.5 से 5.7 तक इनका बेरोजगारी दर था। और अब चलिए 2014 के बाद देश में बेरोजगारी की दर क्या है उसको देखते हैं, उससे तुलना करते हैं। जब मोदी जी 2014 में आए देश के सत्ता में, उसके बाद 2015 में था 5.44, यानी कि जितना भी छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह, एक साल के बाद 0.05% के लगभग कम हुआ। 2016 में 5.42, 2017 में 5.35, 2018 में 5.33, 2019 में 5.27, 2020 में 4.2%, 2021-22 में 4.1%, 2022-23 में 3.2%, 2024 में 4.9% और अगस्त 2025 में 5.1% ये बेरोजगारी दर 2014 से लेकर के अभी तक का है। चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य तुलनात्मक बिंदुओं को। सबसे पहले आते हैं इनके पहलू 2004 से 2014 और 2014 से 2025 तक का। पहलू में सबसे पहले दर का रुझान। दर का रुझान लगभग अस्थिर था 5.5% से लेकर के 5.7% तक 2014 में, लेकिन 2014 के बाद 2025 तक अस्थिर थी। कोविड के समय बड़ा उछाल बाद में 3 से 5% पर आकर यह अस्थिर हो गया। दूसरा है मुख्य समस्या, यहाँ पे क्या है, अधो बेरोजगारी, असंगठित रोजगार, और यही 2014 से 2025 के बीच में बेरोजगारी में अस्थिरता, कौशल असमानता, शहरी युवाओं की उच्च बेरोजगारी। अब आइए इसका वैश्विक प्रभाव देखते हैं। वैश्विक प्रभाव में क्या हुआ, 2008 मंदी का हल्का असर हुआ और 2014 से लेकर 2025 तक में कोविड-19 और वैश्विक आर्थिक संकट का गहरा असर पड़ा। CMIE के अनुसार मई जून 2020 में बेरोजगारी की दर 20% तक पहुंच गई थी। ये कोविड का 2020 में मई जून के महीने में 20% तक ये बेरोजगारी दर पहुंच गई थी। इसमें पूर्णतः लॉकडाउन था। अब आते हैं सरकारी हस्तक्षेप।
सरकारी हस्तक्षेप में 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था, मनरेगा और कृषि पर जोर दिया था। वहीं पे 2014 के बाद से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल रोजगार पर बल दिया गया। और फिर इसका युवाओं पे क्या असर हुआ? युवाओं पे असर यह हुआ कि कम अवसर लेकिन अस्थिर दर। अवसर तो कम थे लेकिन जो दर थी वह दर अस्थिर थी, 5.5 से लेकर के 5.7% तक। और वहीं 2014 से 2025 तक में क्या असर है? उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी अधिक है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ये बेरोजगारी दर पर हमारा तुलनात्मक बिंदु था। और चलिए अब इसके निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। 2004 से 2014 का दौर बेरोजगारी के लिहाज से अपेक्षाकृत अस्थिर था, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी और कम उत्पादकता से भरा था। और वहीं 2014 से 2025 का दौर अधिक अस्थिर था और अस्थिरता ज़्यादा थी। कोविड-19 जैसे झटकों ने बेरोजगारी दर बढ़ाई और सरकारी योजनाओं और सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने दर को धीरे धीरे फिर से नीचे लाया। बेरोजगारी के दर पर जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, इसके संबंध में आपके विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और जब प्रोत्साहन मिलता है तो इस प्रकार का डाटा लाने में मुझे उत्साह महसूस होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।